हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो पॉइंट चल रहा है वो ऐसी थ्योरी, उसके बारे में 6-7 वीडियो अपन बना चुके हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो अब आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे इंडक्टर के बारे में। और पिछले वाला जो वीडियो अपना रहा था उसके अंदर अपन ने बात की थी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ठीक है। और अब करेंगे बात अपने इंडक्टर के बारे में, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट थे वो थे प्रतिरोध और इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। और प्रतिरोध के बारे में अपन ने बात कर ली। अब इंडक्टर के बारे में बात करेंगे, बाद में करेंगे कैपेसिटर के बारे में। बाद में अपना जो इसी थ्योरी के अंदर जो परिपथ स्टार्ट होते हैं, यानी परिपथ होते हैं, आरएल परिपथ हो गया, आरसी परिपथ हो गया और शुद्ध प्रतिरोधी हो गए, इन परिपथों के बारे में बातें अपन बाद में करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे अपने अब इंडक्टर के बारे में। और पिछले वाले वीडियो में अपने प्रतिरोध के बारे में बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंतिम तक पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर, इसको बोलते हैं प्रेरक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरक, ठीक है। ये यू है, ठीक है, याद रखें। इंडक्टर यानी प्रेरक। अब प्रेरक क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई क्या है, एक तांबे का तार। उस तांबे के तार को मैं इस तांबे के तार को इस प्रकार में क्या कर देता हूँ, आकृति दे देता हूँ, यानी कुंडली बना देता हूँ। उसकी क्या बना देता हूँ, कुंडली। अब ये कुंडली क्या कहलाएगी, अगर अपने इस कुंडली को कहीं पर भी, जैसे अपने पिछले वाली वीडियो में बात की थी कि मेरे पास कोई तार है, उस तार को मैं मान लो कोई पुर्जा बना के, फिक्स पुर्जा बना के अगर किसी परिपथ में लगा दूं तो वो क्या कहलाता है, मेरे पास प्रतिरोधक कहलाता है। उसी प्रकार अगर इस कुंडली को मैं फिक्स मान का बना के किसी परिपथ में लगा दूं तो अपने पास क्या कहलाएगा, इंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडक्टर। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि जिस प्रकार प्रतिरोध होता है उसी प्रकार क्या होता है, आपके पास इंडक्टर होता है। और दोनों का काम जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग। जैसे इंडक्टर, जो अपने पास प्रतिरोध था वो क्या कर रहा था, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। कौन, प्रतिरोध, ठीक है। तो वही प्रतिरोधी क्या थी, परिभाषा। अब इंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पर धारा के मार्ग में, धारा के मानों में जो परिवर्तन होता है उसके मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न कर दे तो वो क्या कहलाएगा, अपने पास इंडक्टर। तो आप ध्यान से सुनना, धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध, परिवर्तनों का विरोध करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, इंडक्टर कहलाती है। जिस प्रकार धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रतिरोधक कहलाती है, उसी प्रकार धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, अपने पास इंडक्टर कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बातें इसलिए यहाँ पे लिखी हैं कि दोनों बातों में आप डिफरेंस पहचान कर सकें, यानी जो डिफरेंस है वो आप देख सकें। यहाँ पे क्या है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न है, और यहाँ पे धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके मार्ग में क्या उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। यानी परिवर्तनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोध, और वहाँ पे क्या हो रहा है, धारा का विरोध हो रहा है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और दोनों काम एक ही करते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये भी बाधा उत्पन्न करता है वो भी बाधा उत्पन्न करता है। पर अंतर कहाँ पे आ गया, वो मार्ग में उत्पन्न धारा सीधी जो अपने पास जो करंट होती है उसी के अंदर क्या कर देता है, विरोध उत्पन्न कर देता है। पर जो ये उसमें विरोध नहीं करता, ये मात्र कहाँ पे विरोध करेगा, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ पे विरोध करेगा। जैसे अपने पास क्या होती है, एसी होती है, क्या होती है, एसी इस प्रकार चलती है साइकिल के रूप में। तो यहाँ पे करंट का मान कुछ रहा होगा, यहाँ पे करंट का मान कुछ, यहाँ पे करंट का मान कुछ, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, बार बार जो मान में चेंज हो रहा है, इसके मान में जो चेंज हो रहा है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे वो क्या कहलाता है, अपने पास इंडक्टर कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। और प्रतिरोधक अपने पास जो था वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। और उसका जो गुण था वो क्या कहलाया था, प्रतिरोध। और यहाँ पे इंडक्टर जो है वो यहाँ पे मार्ग में जो इसमें परिवर्तन जो हो रहे हैं उनके अंदर मतलब उनका विरोध कर रहा है, परिवर्तनों का विरोध। क्या धारा के जो मान है उनमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कुछ रहा होगा, इसका मान यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा। ये जो मान चेंज हो रहे हैं बार बार, इनमें क्या हो रहा है, यानी मान जो चेंज हो रहे हैं इनमें क्या होगा, विरोध होगा।
ये जो विरोध होगा, ये वाला जो गुण है वो क्या कहलाएगा अपने पास, इंडक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। ठीक है, और यहाँ पे क्या, वो वहाँ पे क्या कहलाया था, प्रतिरोध कहलाया था, यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रेरकत्व। ठीक है, और उस युक्ति को क्या बोला, यानी उस पुर्जे को अपने प्रतिरोध के अंदर क्या बोला था, जो यहाँ पे गुण उत्पन्न कर रहा था उसको बोला था अपने प्रतिरोधक, और यहाँ पे जो गुण उत्पन्न कर रहा है उस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरक यानी कि इंडक्टर। और यहाँ पे इंडक्टर क्या है, ये वाला। अब इंडक्टर होता क्या है, कुछ नहीं होता, एक तांबे का तार लिया या किसी भी चीज़ का, एल्यूमिनियम का तार ले लिया, उसको कुंडली के रूप में बनाया और फिक्स मान का पुर्जा बना के अपन ने परिपथ के अंदर लगा दिया। उस पुर्जे को ही अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये लगाते क्यों अपन, धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका उनका विरोध करवाने के लिए, ताकि अपने पास जो वोल्टेज है उसके मान में या तो बढ़ोतरी हो जाए या वोल्टेज आगे चली जाए और करंट पीछे रह जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध होगा, तो सीधी सी बात है वोल्टेज कहाँ पे पहुंच जाएगी, आगे। अब वो किस प्रकार पहुंचती है, उसके कार्य प्रणाली किस प्रकार है, वो अपन बाद में बात करें अगले वाली वीडियो में। और इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं अपन कर रहे हैं सिर्फ इंडक्टर के बारे में, इसकी ज़्यादा गहराई से कार्य प्रणाली की बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, वो अलग से वीडियो में बातें करेंगे। ठीक है, देखिए इसको अपन दिखाते हैं एल से। किससे दिखाते हैं, एल से। जैसे प्रतिरोध अपन ने किससे दिखाया था, आर से, इसको दिखाएंगे अपन एल से। और प्रतिरोध का मात्र क्या था, ओम था, इसका मात्र क्या होगा, हेनरी। क्या होगा, हेनरी। और एक हेनरी बराबर क्या होता है, एक वोल्ट प्रति एक कूलाम। एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 कूलाम होता है। जिस प्रकार प्रतिरोध के बारे में अगर अपन बात करें तो प्रतिरोध निकाला जाता है ओम के नियम से, यानी V/I से। V यहाँ पे होता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। और I यहाँ पे क्या होती है, करंट। और इस प्रकार यहाँ पर V क्या, वोल्ट, और Q क्या है यहाँ पे, आवेश। तो अगर अपन एक यहीं पे करंट प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे 1 वोल्ट का विद्युत बल उत्पन्न हो जाए, यानी कि अपने पास जो ये कुंडली है उसके अंदर विद्युत बल उत्पन्न होगा, तो 1 वोल्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, 1 हेनरी कहलाएगा। ठीक है, ये तो हेनरी की परिभाषा हो गई। अपन इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं थोड़ी बहुत, ताकि अपने पास इंडक्टर जल्दी समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और वो अपने कन्फ्यूज वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज कर जाते हैं अपने को। तो उन आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं एक साथ यहाँ पे दूर कर दूंगा, तो ताकि आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो मान लीजिए आप टुकड़ों में इस वीडियो देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, ना इसकी कार्यप्रणाली आपकी समझ में आएगी, आप भूल जाओगे। इसलिए आप वीडियो एक बार पूरा देखना, और फिर भी आपको दिक्कत है तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मान लीजिए यहाँ पे क्या देता हूँ, AC सप्लाई देता हूँ, AC। ठीक है, और DC के अंदर भी बात करेंगे अपन। जब AC सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे एक बार प्लस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार माइनस। तो ये प्लस वाला यहाँ पे जाएगा, वो इस कुंडली के अंदर प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे करंट होती है वहाँ पे क्या होगी, चुंबक। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जहाँ पे करंट होगी तो वहाँ पे क्या होगी, चुंबक होगी। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, पोल बनेंगे, और यहाँ पे क्या बन गया, मान लीजिए S पोल बन गया। यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, S पोल। ठीक है, N और S पोल दोनों यहाँ पे बन गए। थोड़ी देर बाद में जिस प्रकार करंट यहाँ पे चले इस प्रकार, ठीक है, तो ये प्लस वाला था, ये प्लस वाला था। अब थोड़ी देर बाद में करंट कहाँ पे जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस जाएगा इधर, तो यहाँ पे कौन सा पोल बना देगा, S। तो यहाँ पे N, तो ये वाले यहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, S बन जाएगा, यहाँ पे N बन जाएगा। फिर वापस प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पे वापस N पोल, यहाँ पे S पोल, इनको हटा देगा यहाँ से। इस प्रकार बार बार करंट की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे बार बार पोल भी क्या होंगे, चेंज होंगे। और जहाँ पे चुंबक होती है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो वो मान लीजिए N से S की ओर जाती हैं। ये मैंने आपको बताया भी था कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, N से S की ओर। अब यहाँ पे N बना था, तब यहाँ पे इस तरफ चुंबकीय बल रेखाएं गई थी। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे S बनेगा, तो यहाँ पे N, तो वापस किधर जाएंगी, इधर उल्टी जाएंगी वापस। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या रखी गई है, कुंडली, यानी चालक रखा गया है। वो चालक क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा, और इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, EMF। क्या पैदा हो जाएगा, EMF, यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है,
अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और अपन यहाँ से क्या दे रहे हैं, V दे रहे हैं, और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या पैदा हो गया, E पैदा हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, 2 EMF हो गए, एक तो ये वाला अपन जो दे रहे हैं, एक यहाँ पे उत्पन्न हो गया, 2 हो गए। जब वहाँ पे 2 होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, विरोध होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि लेंज का नियम ये बोलता है अगर अपन सप्लाई कहीं पर देते हैं उसकी वजह से अगर वहाँ पे EMF उत्पन्न होता है, वो उसका अपन जो सप्लाई दे रहे हैं उसी का क्या करता है, विरोध। यानी कि जो अपन सप्लाई दे रहे हैं इसकी वजह से EMF उत्पन्न होगा और ये पैदा होने वाला EMF इसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, इसी का विरोध। तो ये EMF क्या कहलाएगा अपने पास, बैक EMF। क्या कहलाएगा, बैक EMF। इसको अपन काउंटर EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर EMF। अब बैक EMF क्या हो गया, विरोधी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जरूर है ये, पर विरोध करने वाला किसका, इसका जो अपन मेन सप्लाई जो दे रहे हैं उसी का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो विरोध करेगा, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, बैक EMF। अब ये बात किसने बोली थी, लेंज ने। किसने बोली थी, लेंज ने। लेंज ये बोला था कि अपन मान लीजिए कहीं पर अगर सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे अगर अपने पास कोई कुंडली है तो उसके अंदर EMF उत्पन्न होगा। पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल हमेशा उसका विरोध करता है जिसके कारण या जिसकी वजह से पैदा हुआ है। वो यहाँ पे पैदा किसकी वजह से हुआ था, यहाँ पर अपन सप्लाई जो दे रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे पैदा हुआ था, उसी का क्या करने लग जाएगा, विरोध करने लग जाएगा। तो उसको अपन क्या बोला जाएगा, बैक EMF बोला जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे जो सूत्र निकाला जाता है वो किस प्रकार निकाला जाता है, ई से अपन दिखाएंगे इसको, EMF को, ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल को, -N/d∅/dt। एक इसका दूसरा फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, E बराबर -L/di/dt, -L/di/dt। अब देख लीजिए दोनों फॉर्मूलों को। सबसे पहले बात बताता हूँ, यहाँ पे जो माइनस आया है ये वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ये कंफ्यूज कर जाते हैं माइनस क्यों आया है। तो माइनस का मतलब ये नहीं है कि अपन यहाँ पे जो EMF उत्पन्न हो रहा है वो माइनस में उत्पन्न हो रहा है। माइनस में कभी भी कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, वहाँ पे EMF उत्पन्न जरूर हो रहा है पर माइनस में नहीं है। वो माइनस इसलिए आया है लेंज के नियम के अनुसार। ये किसके अनुसार है, लेंज के नियम के अनुसार। अभी मैंने लेंज का नियम आपको बताया था, उसी के अनुसार यहाँ पे क्या रखा गया है, माइनस। इसका मतलब ये हो गया जो इस कुंडली में पैदा हो रहा है वो विरोध करने वाला है किसका, इसका। यानी इसका विपरीत स्वभाव का क्या है, ये विपरीत प्रकृति का यहाँ पे EMF उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं अपन इसको, माइनस से। क्योंकि अपन दे रहे हैं उसको प्लस मानते हैं और जो अपने यहाँ पे उत्पन्न होगा उसको माइनस मान लिया इसने, ठीक है। यानी ये क्या है, इसका विपरीत स्वभाव का, या विपरीत प्रकृति का। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस, किसके नियम से, लेंज के नियम से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो EMF उत्पन्न हो रहा है वो घटने वाला हो गया, घटने वाला नहीं है। ये अपने इसको घटा नहीं सकते, सिर्फ ये प्रकृति बता रहा है कि यहाँ पे जो अपन दे रहे हैं उसका विपरीत स्वभाव का है। जैसे मान लीजिए अगर अपन दे रहे हैं भाई 5 वोल्टेज दे रहे हैं, वहाँ पे 3 वोल्टेज पैदा हो गया और 2 वोल्टेज क्या होगी खपत, तो यहाँ पे 3 वोल्टेज वो क्या करेगा, इसका विरोध करने लग जाएगा 5 वोल्टेज का, ठीक है ना। तो ये विपरीत प्रकृति का है। और यहाँ पे आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, तो ये फॉर्मूले भी आप याद रखें और फॉर्मूले सेम ही याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे N के साथ क्या है, d∅ आया है और यहाँ पे L के साथ क्या है, di। और d का मतलब क्या है, डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के अनुसार, अगर करंट में परिवर्तन होगा समय के अनुसार, तो यहाँ पे आपका विद्युत वाहक बल में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो गया तो इसका जो मान होता है, इसका जो मान होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। किसके मान में, इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन हो जाएगा, यानी L के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। और किस प्रकार परिवर्तन होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। और इसका एक जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका जो L निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N∅/I। क्या होता है, N∅/I। और एक फॉर्मूला और होता है N² A μ0 μr और /L। अभी फॉर्मूले अपने पास हैं। सबसे पहले आप ये करें कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास, ये वाले दोनों और ये वाले दोनों, ये दोनों लिख लें, ठीक है, और इनको याद कर लें और अपने इनको सिद्ध भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है। और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी अपने इन फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। और एक मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ कि इन फॉर्मूले से क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो अपने पास कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो वो भी अपन यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो L है वो क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो किस में दिखाया जाएगा, हेनरी में।
और यहाँ n क्या है, यहाँ पे टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। वैसे इसका अपन टर्न नहीं बोलते हैं, ठीक है, वैसे कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ पे फ्लक्स, इसको दिखाया जाता है वेबर से। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वेबर होगा, ऐसा ही मात्रक। सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूँ। आई यहाँ पे क्या है, करंट, जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ पे सारी जगह क्या है, करंट है। और फाई क्या है, सारी जगह फ्लक्स। और एन क्या है, यहाँ पे टर्न है। और एल क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस है। और ये क्या है, यहाँ पे एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल। जो ये वाले अपनी कुंडली ले रहे हैं यहाँ पे, इसका जो एरिया है उसको मैंने किससे दिखाया, यहाँ से ए से दिखाया है, ठीक है। सारी मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ, मात्रक भी आपकी याद होनी चाहिए। ए क्या है, यहाँ पे कटाक्ष क्षेत्रफल, और ये आएगा मीटर के स्क्वायर में, ठीक है। और म्यू नोट क्या है, यहाँ पे निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता। और म्यू आर यहाँ पे क्या है, जो अपने पास माध्यम जो होता है, माध्यम उसकी चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। और एल यहाँ पे क्या है, लंबाई। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो आप वीडियो में बैक जाके लिख सकते हैं। एल यहाँ पे क्या है, लंबाई। लंबाई हमेशा किस में मापी जाती है, मीटर में, ठीक है। और इनका मात्रक बता दिया, मात्रक आती है इन दोनों की बात। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, तो निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। और इसका जो मान होता है, लगभग मान इसका पूछ लिया जाता है बहुत बार। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देखते हैं और या कहीं और पढ़ते हैं तो आपको इसको मान भी देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। इसके बारे में सिद्ध करवा चुका हूँ, ये मान कैसे आया। तो आप हमारी वीडियो जो अपने प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो देखा करें, वहाँ पे आपको इसका मान भी मिल जाएगा कि ये किस प्रकार आया होगा, ठीक है। इसको मैंने सिद्ध भी करवाया है, ठीक है। तो ये था अपने पास इंडक्टर, और इंडक्टर की थोड़ी बहुत बेसिक बातें। ये इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार होगी उसके बारे में अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। और इस वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे कि भाई इंडक्टर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, काम क्या करता है ये। और यहाँ पे करंट का विरोध होगा, इसकी वजह से अपने पास से जो वोल्टेज है वो आगे या पीछे होती रहती है। लगभग इंडक्टर वोल्टेज को क्या कर देता है, आगे कर देता है। यहाँ पे करंट के मान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका विरोध होगा, तो इसकी वजह से करंट को क्या कर देता है, पीछे, और वोल्टेज को क्या कर देता है, आगे कर देता है। अब किस प्रकार करता है वो अपन बाद में बात करेंगे। और साथ ही जो अपने पास ये इंडक्टर जो होता है वो एक कॉइल होती है, कुछ नहीं होता है, कॉइल होती है, और फिक्स मान का पुर्जा ले लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सिर्फ एसी पर ही काम करता है। ये बात कि मैंने आपको अभी बताया, डीसी पर भी अपन देखेंगे। अगर अपन यहाँ से डीसी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, क्या दें, डीसी। यहाँ पर अभी मैंने एसी दी है तो यहाँ से मैं दे देता हूँ डीसी, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर प्लस जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए एन बन गया, यहाँ पे माइनस जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया, एस। तो ये फिक्स पोल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट के मान में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसके जो प्लस और माइनस हो रहे हैं वो उनमें चेंज नहीं होता, क्योंकि डीसी के अंदर हमेशा डीसी क्या चलती है, स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो इन पोलों में भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब पोलों में चेंज नहीं हुआ तो इसका जो फ्लक्स है, चुंबक का जो फ्लक्स है उसमें चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कटेगा नहीं और यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। एक बार होता है शुरुआत के अंदर, क्योंकि शुरुआत में कोई पोल नहीं होता। एक बार एन यहाँ पे गया है और एस यहाँ पे बना है, तो उसमें क्या होगा, एक बार चुंबकीय बल भागेगी, बने जब चुंबक बनेगी तो यहाँ पे चुंबकीय बल चलेगी एक बार, तो उस टाइम क्या होगा, एक बार कटेगी, एक बार ईएमएफ उत्पन्न होगा। बाद में यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, बाद में इसके ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, शून्य। यानी कि डीसी के ऊपर बेक ईएमएफ का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। और इंडक्टर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता, इंडक्टर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता। ये सिर्फ केवल और केवल किस पे काम करता है, एसी पर। यानी एसी पर क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन। तो याद रखें, इंडक्टर की जो कार्य प्रणाली है वो इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर। और इसका मात्रक मैंने बता ही दिया। और डीसी पर काम नहीं करता, एसी पर ही काम करता है। और एसी अगर अपन इसको डीसी पर लगा दें, किसी परिपथ के अंदर अगर डीसी पर लगा दें इसको, तो इसका जो प्रेरकत्व है, यानी इसका जो गुण है, प्रेरकत्व वाला इंडक्टेंस है, वो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। परंतु इसका जो प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइल ले रहे हैं तांबे की अथवा एल्युमिनियम की, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। वो प्रतिरोध ही दिखाएगा ये, यानी उसका जो आर होगा वो आर ही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पे,
ठीक है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत आपके जो वोल्टेज है वो ड्रॉपेज हो सकती है, करंट के मान में जो विरोध होता है वो विरोध हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे परिवर्तनों का विरोध नहीं होगा, तो यानी कि डीसी पे कभी भी काम नहीं करता है, केवल और केवल किस पे काम करता है, एसी पर। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक इंडक्टर कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा केवल और केवल किस पे काम करेगा, एसी पर ही काम करेगा, डीसी पर काम नहीं करता, ठीक है। और ये किसी सिद्धांत पर आधारित है, इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अगर इंडक्शन नहीं है तो आपका इंडक्टर काम नहीं करेगा। और इसके जो मान है, मात्र के प्रतीक है, मैंने सारे आपको बता दिए, तो ये मात्र को प्रतीक भी आपके याद होने चाहिए। और इसकी जो इसकी जो वर्किंग है यानी कार्य प्रणाली है, अपने अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। और ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।